दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न। इसमें हम देखेंगे भिन्न का जमा और घटा की बात करते हैं। यहाँ पर हम दो केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस में हम ऐसे फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे जिनका डेनोमिनेटर सेम। डेनोमिनेटर मतलब हर भिन्न के नीचे वाले जो नंबर हैं हर वो सेम हो। तो ऐसे केस में आपको एलसीएम फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा एक लाइन खींचे और उस लाइन के नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो नंबर लिख दें। उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन मतलब जो पहला भिन्न है उसका अंश लिखें, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर दूसरे भिन्न का मतलब दूसरे फ्रैक्शन का अंश यानी न्यूमरेटर को लिख दें। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दें, उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो लिखना है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 7/3। अब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 5/4 - 1/4। यहां भी डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में भी आपको एलसीएम फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा एक लाइन डालिए, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है जैसे 4 है यहाँ पे तो 4 लिख दीजिए। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 5 तो 5 लिखना है, माइनस का साइन यहाँ है, यहाँ माइनस का साइन लिखना है। उसके बाद जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है 1 तो आपको 1 लिखना है। अब 5 में से 1 को माइनस कर देना है, ये आएगा 4। फिर उसके नीचे एक लाइन डाल के जो डिनोमिनेटर में नंबर है यहाँ पे 4 वो लिख देना है। अब इस केस में आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों नंबर सेम है। जब ऊपर नीचे का नंबर सेम होता है तो ये कटकर 1 हो जाता है तो आपका फाइनल आंसर इस केस में 1 आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हम ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जिनका डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 2/5 प्लस 3/7। यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 7। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में हम 5 और 7 का डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। यहां पर एलसीएम आ गया 35। अब आप एक लाइन डालिए, उस लाइन के नीचे जो आपका एलसीएम आ रहा है वो नंबर लिख दीजिए। अब क्या करना है, जो आपका एलसीएम आया ना इस नंबर को डिवाइड करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। मतलब आपको 35 को 5 से डिवाइड करना है। जो इसका क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट मतलब भागफल, उसको इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर मतलब अंश से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में जब आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 7। उस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको लिखना है 2 × 7। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन। सेम प्रोसेस दूसरे फ्रैक्शन के लिए करना है। 35 को 7 से डिवाइड करना है। इस केस में आपका आ जाएगा क्वोशिएंट 5। उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5, 2 × 7 ये आएगा 14।
3 मल्टीप्लाई 5 15 और इसके नीचे लिखना है आपको 35। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, ये आ रहा है 29/35। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर सब्ट्रैक्शन का भी ये क्वेश्चन होता ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ऐसे ही करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ साइन का फर्क है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर सब्ट्रैक्शन में होता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस होता। इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दे दे 3/8 माइनस 5/3, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8, सेकंड का डिनोमिनेटर है 3। जब भी आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी आपको डिनोमिनेटर अलग अलग दिखे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ भी हम 3 और 8 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इस केस में अपना एलसीएम आ रहा है 24। आप यहाँ पे एक लाइन डालिए, 24 लिखिए। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन रहेगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 माइनस का साइन। 24 के 3 से डिवाइड करेंगे, इस केस में आएगा क्वेश्चन 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 5 ये आ जाएगा 9 - 40/24। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -31/24। आपका फाइनल आंसर ये आ गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अब फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं। यहां पे आपको एक बात याद रखना है, वो यह कि जब भी आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। एलसीएम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिनोमिनेटर के एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, 5/9 मल्टीप्लाई 8/30, ऐसा ले लिया हमने। तो आपको इसमें ये देखना है कि जो कोई नंबर अगर कट रहा हो ऊपर नीचे का, एक बात ध्यान रखना आप, ऊपर का नंबर आपस में नहीं कटेंगे और नीचे नीचे के भी नहीं कटेंगे। जब भी कोई नंबर को काटना हो आपको तो आपको ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस 5 से ये 30 कटेगा, 5 1 जा 5 6 जा। अब ये 6 और 8 भी कटेंगे क्योंकि ऊपर नीचे है, 2 से कटेंगे, 2 3 जा 2 4 जा। तो फाइनली क्या बचा, ऊपर में 1 और 4 बचा, तो 1 × 4 लिखेंगे, नीचे 9 × 3। फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4/27 फाइनल आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऐसे करने। इसमें एक दो मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी लेते हैं, जैसे 2 and 1/2 मल्टीप्लाई 3 and 2/5 आ गया। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे ये 2 है, ये जो भी नंबर हो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें न्यूमरेटर में जो नंबर है वो ऐड कर देना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 5 अपॉन डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 5 जब 15 प्लस 2 17/5। अब यहाँ पर देखिए कोई कटने वाला जो नंबर है तो उसको काटिए, यहाँ दिख रहा है ये 5 और ये 5 कटेगा तो यहाँ 1 यहाँ 1, इसमें ऊपर 1 और 17 बचा, 1 इंटू 17 नीचे 2 इंटू 1 तो आ गया 17/2 फाइनल आंसर ये। बट एक बात ध्यान रखना, आप जब भी आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका आंसर आएगा ना उसको भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखिए। वैसे आंसर ये भी सही है, ठीक है, बट इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का रूल ये है कि न्यूमरेटर में जो नंबर हो ना उसको आप डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे डिवाइड कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन आता है पहले क्वेश्चन को लिखना है, इस केस में क्वेश्चन आएगा 8, फिर ऊपर रिमाइंडर लिखना है 1 और नीचे वही डिवाइजर, फाइनल आंसर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। अब एक क्वेश्चन डिवीजन से रिलेटेड भी देखते हैं। डिवीजन लाइक 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4 ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जब भी आप कर रहे होंगे तो आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है। अपना फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3, इसको एज इट इज लिखा, और जो डिवाइड का साइन है ना उसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन, इस साइन के बाद जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आपको रिवर्स करके लिखना है। जैसे यहां 5/4 है तो आपको लिखना है 4/5। इसके बाद अगर कोई नंबर कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटने वाला है, ऐसा नंबर दिख नहीं रहा है कि जो कटने वाला हो, तो आप न्यूमरेटर में जितने भी नंबर हैं सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 × 4 8, 3 × 5 15, ये आपका आंसर आ गया 8/15। दोस्तों एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं इन दोनों क्वेश्चन को। सॉरी, मल्टीप्लीकेशन में जो भी आपको फ्रैक्शन दिए होंगे तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है अगर कोई नंबर कटने वाला है तो आप उसको काटिए। अगर ऐसा कटने वाला कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं ना, सारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके नीचे एक लाइन डालिए और सारे डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दे रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको पहले कन्वर्ट करना होगा। जैसे 2n 1/2 दे रखा है इंटू 3n 2/5, तो 2n 1/2 को आपको लिखना है 5/2। 2 2 जा 4, उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5 अपॉन में जो डिनोमिनेटर में वही नंबर आएगा, इधर आ जाएगा 17/5। अब इसमें 5 5 कट रहा है, काटने का भी रूल मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऊपर नीचे का नंबर कटता है, ऊपर का नंबर नहीं कटता है कभी, नीचे का नंबर कभी नहीं कटता है। ऐसी गलती आप मत करना। अब जो बच गया आपको, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर 1 बच रहा है, दूसरे फ्रैक्शन में ऊपर 17 है मतलब न्यूमरेटर में, तो 1 और 17 को आपको मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 17/2। और यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है तो आपका जो आंसर है ना वो भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आना चाहिए और लिखना पड़ेगा आपको। तो 17 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा पहले क्वोशिएंट को लिखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 8n 1/2। अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे
फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं। एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही, जो दे रखा है वही लिखना है आपको। 2/3 है तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज 2/3 लिख देना। जहां पर डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड के साइन के बदले आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। और उस साइन के बाद, डिवाइड के साइन के बाद जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को आपको रिवर्स करके मतलब उल्टा करके लिख देना है। जैसे 5/4 दे रखा है तो आपको 4/5 लिखना है। फिर देखना है कि अगर कोई नंबर कटने वाला है तो आप काट दीजिए, अगर नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में जितने नंबर हैं उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए। फिर डिनोमिनेटर में जितने नंबर हैं उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो इस केस में अपना फाइनल आंसर आ गया 8/15। दोस्तों अब इससे आगे की कुछ और भी क्वेश्चंस को देखते हैं जो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। फ्रैक्शन के बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपको दे दिया 1/2, 2/3, 3/4, ये तीन फ्रैक्शंस आपको दे दिया। आपको बोला जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने भी फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कीजिए। मैं यहां पर स्टेप्स लिख देता हूं आपको। फर्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जितने फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं ना, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप, नाउ मल्टीप्लाई द numerator and denominator of all the fractions to equalize denominators equal to the number obtained in LCM। मतलब सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि इन सारे फ्रैक्शंस का जो एलसीएम आएगा ना, जो भी एलसीएम आएगा, सपोज कीजिए 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 20, सपोज करना है। तो जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को उसी एलसीएम के इक्वल करना है आपको। और एलसीएम के इक्वल करने के लिए आपको हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में यही काम करना है। जैसा अब मैं करके दिखाता हूं, ये 2 स्टेप तो आपको इतने करने हैं। उसके बाद ही आपको जब नीचे के सारे नंबर डिनोमिनेटर में सारे नंबर सेम हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, बड़ा छोटा कौन है, वो न्यूमरेटर देख के आप बता सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 1/2, 2/3 एंड 3/4। तो डिनोमिनेटर है अपना 2, 3, 4। इस केस में 2, 3, 4 इसको मिटा देता हूं दोस्तों। टू, 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। इस केस में एलसीएम आ गया 12। अब क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शंस अपने पास है ना, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करेंगे। अब खुद देखो, ये है 1/2,
2 को हमको 12 करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 6। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को 6 से किया मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर मतलब 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 होगा। इस केस में 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 करेंगे, तो ये आ गया अपना 6/12, ये आ गया 8/12, ये आ गया 9/12। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, ये जो अपने पास 3 फ्रैक्शंस आया 6/12, 8/12, 9/12, इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो उसको इग्नोर कीजिए, भूल जाइए। उसके बाद आप देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा है। जब हम सारे डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं तो अपने पास क्या है, 6, 8, 9, 6, 8, 9 जो हमें दिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे, 6/12 किससे आया था, 1/2 से आया था, तो आप लिखेंगे 1/2। फिर ये साइन, असेंडिंग ऑर्डर का ये साइन है। उसके बाद 8/12, 8/12 आया था 2/3 से, ये लिखेंगे। फिर 9/12 आया था 3/4 से, 3/4 से। ये अपना हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए अलग से कोई फाइंड करने की कुछ जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन जो आपका ये आंसर आ रहा है ना, इसी को रिवर्स कर दीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लास्ट में जो नंबर आया ना, उसको पहले लिखना है, 3/4, और ये साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर 2/3, फिर 1/2। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। एरो ऊपर को है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसमें एरो नीचे की तरफ है, मतलब ये नंबर छोटा होता जा रहा है, स्मॉलर होता जा रहा है, घट रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं घटते क्रम। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, वही चीज ये है। दोस्तों अभी ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी लग रही होगी, बट मेरा यकीन मानिए, जब आप सीसेट के क्वेश्चन करेंगे ना, एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, वहां पर आपको मैं याद दिलाऊंगा कि ये चीज जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसका वहां पर यूज कैसे होगा। यूज करेंगे उसमें आपको याद दिला दूंगा कि पहले पढ़ने का ये फायदा है। इसलिए मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है। जिसको मैथ्स का ABCD कुछ भी नहीं पता है ना, वो भी अगर दिल से इस सीरीज को फॉलो करे तो मुझे नहीं लगता है कि उसे मैथ्स में सीसेट में कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। भाइयों बेसिक पे काम करना तो जरूरी है, सीसेट का पेपर है, कोई मजाक तो नहीं है ना, UPSC का एग्जाम है। आपको पता होगा दुनिया का ये कठिनतम एग्जाम में से एक है, इससे कोई कठिन एग्जाम होता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है, मेहनत और रेगुलर प्रैक्टिस। हमारा सजेशन माने तो आप हर रोज अपने टाइम में से ज्यादा नहीं 1 घंटे सीसेट के लिए रखें, और आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। बिना कंटिन्यूटी के मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि 5 दिन 7 दिन जोश जोश में पढ़ लिए, उसके बाद 5-7 दिन का फिर गैप दे दिए, तो वो पढ़ाई कभी काम नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना है, सही मायने में पेपर क्वालिफाई करना है, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देख सकते हैं, UPSC के साइट पे अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको जो GS में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं और सीसेट में फेल है। तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, हल्के में बिल्कुल ना ले इसको। माना कि क्वालिफाइंग है, बट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना हायर है
जो बिना प्रैक्टिस के, अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सीसेट को बिल्कुल लाइटली ना लें। आप जो इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ते हैं या 11th-12th में आपने जो पढ़ा है मैथ्स, वो मैथ्स अलग है। यहाँ जो मैथ्स पूछा जाता है ना सीसेट में, इसका लेवल 8-9 क्लास से ऊपर का नहीं होता है, मैक्सिमम 10 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आप हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वो 10th के अंदर ही होता है। बट वो ऐसी चीजें होती है जो हम लोगों ने स्कूल सिलेबस में कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर स्कूल सिलेबस में पढ़ा होता तो फिर इसमें कोई दिक्कत आने की बात ही नहीं थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। ये बिल्कुल अलग तरीके का चीज होता है जो हमारे एकेडमिक का पार्ट ही नहीं था। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, 1 घंटे का टाइम आप डेली निकालिए और मैं मानता हूं कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक पे काम करना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में उसी दिन 4 के आ जाएंगे। ऐसा न किसी के साथ हुआ है, ना आप लोगों के साथ भी होगा। आप रिजल्ट उठा के देखिए ना, रिजल्ट सब बता देगा। एक से एक धुरंधर, बहुत सारे IITians जो होते हैं वो तक सीसेट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसको लाइटली ना लें। मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे आपको। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तभी जाके रिजल्ट बनेगा। क्वालिफाइंग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर करोगे। अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं होगा तो आपका GS का पेपर भी चेक नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी बातें समझ आ रही होगी और आप लोग आज से इसको लाइटली नहीं लेंगे, हमारा यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और करते रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सीरीज को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन पूरा सीसेट कराएंगे। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल 0 लेवल से। अगर डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, अब मान लीजिए कि जिनका बेसिक सही नहीं है तो उनको पता भी नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन पूछा, कहां से क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। आप लोग खुद सॉल्व कर पाओगे। बेसिक डिस्कस करने दीजिए, जो बेसिक का सीरीज है 7-8 वीडियो और होगा, ठीक है, उसमें सारा बेसिक मैं करा दूंगा। अप टू 10th स्टैंडर्ड के जितने रिक्वायरमेंट है हमारी, यूँ तो चैप्टर तो बहुत सारे हैं, सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारे सीसेट के लिए जरूरी है हम उन चैप्टर का बेसिक डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक क्लियर होने के बाद फिर हम हर चैप्टर के डिटेलिंग पढ़ेंगे, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है, ये बहुत सारे चैप्टर है। टाइम स्पीड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये जितने भी टॉपिक है ना हम सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस अपने बेसिक पे आपको काम करना है, एकदम लग के करना है, खूब मेहनत करना है, दबा के मेहनत कीजिए। मैं पहले वीडियो में ही आप लोग को बताया था ना कि टेबल वगैरह की जरूरत है, तो उसको बार बार याद कीजिए, आपको याद होनी चाहिए। जब तक बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे ना तो मुश्किल है। याद होने का मतलब है कि याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बार बार छोटे बच्चों की तरह आपको जब बोला जाएगा हाँ फलाने दिन टेस्ट है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं बोलते कि फलाने दिन टेस्ट है, टीचर बोलते हैं तो बच्चे 1-2 दिन पहले शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको उन कॉन्सेप्ट का यूज करना है ना, तो इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए आप, ताकि वो चीज़ हमेशा आपको याद रहे। मैंने लास्ट के वीडियो में स्क्वायर निकालना भी बताया था, कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट डिस्कस किया, क्यूब रूट डिस्कस किया,
आप आगे देखना इसका कितना यूजेज है। एलसीएम बताया, आप लोगों को एलसीएम बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अपन लोग जो स्कूल सिलेबस में पढ़े हैं ना, बचपन में जो एलसीएम पढ़े हैं, हम लोगों ने सिर्फ पढ़ लिया है कि एलसीएम ऐसे ऐसे फाइंड करते हैं, जैसा कि यहां भी देखिए एलसीएम ऐसे फाइंड किया। बट यूपीएससी जो पूछेगा ना, यूपीएससी इतना भोला नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन अगर सबसे पूछने लगे तो सारे स्टूडेंट ना टॉप कर जाए, सब पास हो जाएगा। ये प्रीलिम्स जो एग्जाम जो होता है ना, ये स्टूडेंट को भीड़ की छटनी होती है, ऐसा समझ लो। ये जो 5-10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 4-5 लाख के करीब अपियर हो जाती है प्रीलिम्स में। अब उसमें से छटनी भी करनी जरूरी है ना। अब सीट 700-800 करीब होता है, तो आपको डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा। एलसीएम का रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो आपसे पूछेगा। तो हमारे लिस्ट में एलसीएम का भी एक चैप्टर है, जिसमें हम अभी तो मैं मोटे मोटे तौर पे एलसीएम निकालना इसे बता दिया। डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है एलसीएम का, एचसीएफ का, उस पे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लो आपको बोल दे कि कोई एक आइलैंड है, वहां पे हर 2 साल में अर्थक्वेक आता है, हर 5 साल में सुनामी आता है, और हर 8 साल में वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक टाइम बताओ कितने टाइम बाद ये तीनों एक्टिविटी, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये तीनों एक्टिविटी एक साथ उस आइलैंड पे आएगा। तो दोस्तों याद रखना हमारी बातें, जब भी आपसे क्वेश्चन में घटनाओं के एक साथ होने की बात करे तो उस केस में एलसीएम का यूज होगा। तो करेंगे आगे, ये सब क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में और भी कुछ मोटिवेशन की बातें होगी। आप लोग अब तक जो कुछ भी करा है इन्हीं को रिवाइज कीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।